इस वीडियो के लिए तावन किया है पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई, तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव और रोशन यूनानी दवाखाना के थल। मौलाना पे अरेस्ट करना ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जी। मौलाना पे हाथ डालना ये ऐसा इतना आसान काम नहीं है। ये पूरे कौम पे हाथ डालना जैसा हो जाएगा। पहले मौलाना उमर पे हुआ है, उसके बाद अब कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पर हुआ है। तो ये टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग है हमारी, ये टेस्टिंग है आम आवाम की कि आप क्या करते हैं देखते हैं हम लोग। पिछले दिनों में असद साहब के घर पर हमला हुआ, लेकिन जैसे ही हमला हुआ उसके दूसरे दिन अपनी हैसियत के हिसाब से पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आलम दीन को इस तरीके से हमला किया जा रहा, तो माजरत के साथ हमारे बाकी उलमाए कहाँ हैं? जिस मदारिस के अंदर हम लोग हक बोलना सिखाते हैं, हक की तालीम सिखाते हैं, तो वो हक बोलने का वक्त आएगा कब? मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पे तैयार है हम, समझे न कोई गाफिल हमको इस मुल्क के पहरेदार है हम, मदहोश नहीं बेदार है हम, हर नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि हर हफ़्ते हमारे इलाक़े और मुल्क भर की मारूफ़ शख्सियात को आपके रूबरू कराएँ। इसी ज़िमन में अब जो हालात चल रहे हैं, जो हमारे दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की जो है तो पुरअसरार गिरफ़्तारी हुई, इस मामले में पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक अजीब कैफियत में मुब्तला है। तो इस सिलसिले में हमने ये ज़रूरी समझा कि हमारे इलाक़े के हरदिल अज़ीज़ और एक बहुत मारूफ़ वकील हैं एडवोकेट खिज़र पटेल साहब, जो मेरे ख़्याल से किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आज इस ख़ास मुनासिबत से हम हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का जो मामला है, तो हम ये एडवोकेट साहब से समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्या मजरा है और हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए और इस ताल्लुक़ से रिहाई के क्या इम्कानात है। तो सबसे पहले तो आपका तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के इस खुसूसी प्रोग्राम में इस्तक़बाल है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा सवाल ये है एडवोकेट साहब आपसे कि ये सारा माजरा क्या है, इस ताल्लुक़ से थोड़ा तफसीली बताएं हमारे नाज़रीन को। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले जो है यूपी ATS ने जो है मौलाना उमर गौतम और उनके साथ के कुछ उनके जो और साथी हैं, रुफ़क़ा है, उनको अरेस्ट किया था और उन पर ये इल्ज़ाम था कि ये लोग जो है फ़ोर्सफुल कन्वर्जन करते हैं, मतलब ज़बरदस्ती किसी का मज़हब बदलते हैं। और ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था, आपने देखा। वही मामले के इन्वेस्टिगेशन में मैं समझता हूँ कि ये मामला जून 2021 में रजिस्टर्ड हुआ और इसको यूपी ATS देख रही हैं। उसी मामले के अंदर मौलाना को भी जो है इस 21 तारीख को जो है, जब वो मीरठ से अपने घर वापस हो रहे थे, तो उस वक्त उनको डिटेन कर दिया गया, उनको अरेस्ट किया गया। और दूसरे दिन जो है ऑफिशियली ये बताया गया कि मौलाना को जो है उसी मामले में अरेस्ट किया गया है। और मौलाना के ऊपर भी जो मेन ऑफेंस है, मतलब जो इल्ज़ाम है, वो यही है कि मौलाना जो है फोर्सफुल कन्वर्जन के मतलब मामले में इन्वॉल्व है। और मौलाना के मतलब उसके साथ ही साथ मौलाना पे जो सबसे ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस जो इल्ज़ाम है, मैं समझता हूँ मौलाना नहीं बल्कि जो FIR जिसमें मौलाना को अरेस्ट किया गया, जिस क्राइम में अरेस्ट किया गया, उसके अंदर ऑलरेडी जो है 121A है। 121 का मतलब होता है, आम लफ्ज़ों में हम देखते हैं ना कि मुल्क से बगावत, देशद्रोह, वेगिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, 121 होता है। और उसके साथ जब 121A लगता है, जो इस केस में लगा हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि आपने 121 मतलब मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करने की साजिश रची है। तो ये इल्ज़ाम के तहत मौलाना को मतलब इस मामले के अंदर अरेस्ट किया गया और ATS ने जो है मौलाना को पहले दिन जो है कोर्ट के अंदर पेश किया। और उसके बाद के तो फिर हम सब मतलब जानते हैं कि क्या उसके बाद क्या हुआ है। इसमें सबसे अहम जो है कि इस मामले में पुलिस और ATS दोनों के नाम आ रहे हैं, तो इसमें पुलिस और ATS इन दोनों का क्या रोल है? असल में क्या है, जिस मामलों को स्पेशल स्क्वाड जैसा ATS है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो होता है ATS होता है, जैसा NIA होता है,
जब ये लोग किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हैं या किसी मामले को अरेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर वक्त ऐसा होता है कि लोकल पुलिस को ये बात बहुत अरेस्ट वगैरह होने के बाद मालूम होती है। तो शुरू में देखा कि आपने जैसी ही रात में ये खबर चली है सोशल मीडिया के ऊपर कि मौलाना को जो है अरेस्ट कर दिया गया है, डिटेन कर दिया गया है, नामालूम मुकाम पर ले जाया गया है, कई लोगों ने एजिटेट किया है पुलिस स्टेशन के बाहर जाने के बाद। तो उस वक्त ये स्टेटमेंट पुलिस के ज़रिए आया कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमको पता नहीं है। तो ये वजह इसकी बड़ी होती है, यह है कि जिस मामले को एटीएस डील कर रही है तो वहाँ पे लोकल पुलिस को बाज़ औक़ात ये मालूम नहीं होता है, या उनको मालूम भी होता है तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो रहती है इंटरनल, वो हिसाब से वो लोग जो है एटीएस के मामले में बोलते नहीं हैं, क्योंकि एटीएस का अपना एक पूरा सिस्टम होता है जो लोकल पुलिस से वो जितनी उनको मदद चाहिए हो रहती है उतनी ही वो मदद लेते हैं। तो इस मामले में ऐसे ही हुआ कि रात में पुलिस ने तो इस बात का इनकार किया कि मौलाना को हमने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, या उनका मतलब उनकी वेयर अबाउट्स जो होते हैं कहाँ हैं वो पता नहीं है। लेकिन दूसरे दिन जो है बाज़ाब्ता फिर प्रेस ब्रीफिंग की गई और मौलाना के बारे में बतलाया गया। तो एटीएस इस मामले को देख रहा है, तो ज़्यादातर लोकल पुलिस में इसमें बहुत ज़्यादा इसमें उनका रोल नहीं आता है। जी, इसमें दूसरा ये है कि मौलाना को पहले दिन एमसीआर की खबरें आई और फिर दूसरे दिन खबर आई कि मौलाना को पीसीआर हो गया। तो ये क्या मामला है, ऐसा क्यों? ये ऐसा मामला है जहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि वाकई ये सवाल तो बनता है। आमतौर पे होता क्या, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में किसी भी मामले में अगर किसी अक्यूज़ को, आरोपी को अरेस्ट किया जाता है और कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया जाता है, पुलिस उसकी डायरेक्ट जुडिशल कस्टडी जो मांगती है, अदालती तहवील जिसे हम कहते हैं वो मांगती है, या पुलिस कस्टडी मांगती है। और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, वो उसी दिन चीज़ों को डिसाइड करता है, आया अदालती तहवील में दिया जाएगा या पीसीआर में दिया जाएगा। लेकिन यूपी के अंदर एक प्रैक्टिस है, वो लोग ये करते हैं कि जिस वक्त आरोपियों को लेकर आया जाता है तो पहले दिन उनको जेल भेज देते हैं, और उसकी पीसीआर देना है या एमसीआर देना है, जैसे हम जुडिशल कस्टडी कहते हैं, वो दूसरे दिन डिसाइड करते हैं। तो इस मामले में भी ऐसे ही हुआ कि पहले दिन जो है मतलब फाजिल जज ने मौलाना को एमसीआर कर दिया 5 अक्टूबर तक। एक रूटीन प्रोसीजर है, तो वो उस वक्त हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम उस वक्त जो है मौलाना का पीसीआर टूट गया था या मौलाना की जो पीसीआर मांगी गई थी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। ये कहीं ना कहीं जो है ना ये कन्फ्यूजन है इस वजह से कि यूपी के अंदर जो पैटर्न है, जो प्रैक्टिस है, वो इस तरह से है कि पहले दिन वो लोग जेल भिजवा देते हैं और दूसरे दिन फिर पीसीआर या एमसीआर पे सुनवाई करते हैं। तो वैसे इस मामले में भी ऐसी हुआ। अब अफसोस का मतलब जो ब्रीफ बाहर हुई है वो ये हुई है कि मौलाना को पीसीआर तोड़ दिया गया, मतलब मौलाना के पीसीआर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। तो क़ानूनी तौर पे ये बात सही नहीं थी कि मौलाना का जो पीसीआर है उस दिन टूटा गया, क्योंकि उस दिन उस पर बहस ही नहीं हुई है। असल बहस जो हुई है वो दूसरे दिन हुई है। वरना कानूनी तौर पे ऐसा है कि अगर किसी को एक मरतबा एमसीआर जिस जज ने भेज दिया है वो अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता है कि मैंने एक जज ने आज जो है किसी को एमसीआर कर दिया और दूसरे दिन जो है फिर वही पीसीआर देगा, ऐसा नहीं होता। पुलिस अगर मौलाना की पीसीआर उस दिन रिजेक्ट होती तो एटीएस को अगर वो चाहिए, मतलब उनकी पीसीआर चाहिए, तो वो जाएगी अपर कोर्ट में, ऊपर की कोर्ट में जाकर बोलेगा कि निचली कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। लेकिन इस मामले में आपने देखा कि वही कोर्ट जिसने पहले दिन एमसीआर किया था उसी कोर्ट ने दूसरे दिन पीसीआर किया है। एक ही जगह से हुआ, एक ही कोर्ट से हुआ। तो ये कानूनी पहलू है। तो यहाँ पर न पहले दिन जो बात हुई है कि मौलाना का पीसीआर टूट गया, वो मुझे कानूनी तौर पे सही नहीं लगता। और दूसरे दिन ये कहना कि नहीं यार अचानक से कैसा होता है कि जब एमसीआर हो गया था तो पीसीआर हो मतलब दे दिया गया है, इसके अंदर कहीं जज तो मैनेज नहीं है, कोर्ट पे कहीं प्रेशर तो नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई अभी हम लोग मतलब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी और क़ानूनी तौर पे भी ये बात सही नहीं होगी कि जज पे प्रेशर था या जज ने ऐसा किया है। क्योंकि मैंने मौलाना का पूरा रिमांड पेपर पढ़ा है और जिस जज ने वो पीसीआर दिया है उसने काफ़ी डिटेल ऑर्डर पास करके मौलाना को जो है 10 दिन का पीसीआर दिया है। और जाहिर सी बात है कि जब आप पे इतने ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात है कि मुल्क से बगावत का इल्ज़ाम है आप पर, और फिर और मुख्तलिफ उसमें सेक्शंस लगे हुए हैं जिसमें 153A है, 295 है, 298 है, 420 है, 417 है, ये सेक्शंस भी लगे हुए हैं। उसी तरीके से जो यूपी का नया कानून बना हुआ है एंटी कन्वर्जन लॉ, वो भी उसमें लगा हुआ है।
तो और फिर इतना बड़ा मतलब एटीएस जिस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मीडिया हाइप है, बड़ी प्रेस ब्रीफिंग हो रही है और इल्ज़ाम है कि 5 लाख लोगों को आपने कन्वर्ट किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जाएंगे और फर्स्ट डे पीसीआर टूटेगा और ये सब होगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से अगर कहा जाए, देखिए सही क्या है गलत क्या है वो आगे होगा, लेकिन पेपर पढ़ने के बाद कोई भी जज रहेगा, वो जिस जज ने मतलब मौलाना को 10 दिन का पीसीआर दिया, शायद कोई भी जज रहेगा वो पीसीआर देगा। और सामने वाला वकील कोई भी अपीयर हो, मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क का कोई वकील पहले दिन जाके ऐसे मामले के अंदर पीसीआर तोड़ के एमसीआर में करेगा, हो ही नहीं सकता। तो इसमें किसी मुझे अगर वो 10 दिन का पीसीआर मिला है तो किसी वकील की गलती है, ऐसा भी नहीं है। मतलब जो मामले की नोयत है वो नोयत ही ऐसी है जिसके अंदर पीसीआर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीसीआर का होने का मतलब ये है कि मौलाना कसूरवार है, उन पे लगाए हुए जो दफ़ात है वो सही है, जो इल्ज़ामात है वो सही है, ऐसा नहीं है। इवन जज ने मतलब मौलाना को 10 दिन का पीसीआर दिया है, जज ने भी उसमें लिखा है कि मैं पीसीआर इसलिए दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो सच्चाई है वो बाहर आए। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि सच्चाई एक तरफा बाहर आए। जज का जो मंशा होता है वो ये होता है कि आप वेरीफाई करें, इन पे इल्ज़ामात हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें कि वाकई मौलाना पे जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो सही है गलत है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैटर के अंदर जो इल्ज़ामात है पुलिस उसको सही साबित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। बास टाइम पे आप ये भी होता है कि नहीं हमने 10 दिन इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बाद ये बोल दिया जाए कि मौलाना बेकसूर हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है। और जब कानून में है पीसीआर का प्रोविज़न कि 14 से 15 दिन किसी को दिया जा सकता है सही इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो बस उसी का एक हिस्सा है मौलाना का 10 दिन का जाना। लेकिन ये एक बात भी सोशल मीडिया पे खूब अभी चलाई जा रही है कि 180 दिन तक जो है तो अभी मौलाना का कुछ हो नहीं सकता, तो इस ताल्लुक़ से थोड़ी सी वजाहत फरमा दे कि क्या मामला है। देखिए 180 दिन जो होते हैं ना, देखिए क़ानूनी तौर पे क्या होता है माने में, कि जैसे मैंने कहा है कि पीसीआर की जो मुद्दत होती है, जो जनरल मतलब आईपीसी के सेक्शंस लगते हैं, जो नॉर्मल कानून होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि पीसीआर की मुद्दत जो होती है 14 या 15 दिन होती है। ये मतलब कभी उसको 14 दिन भी काउंट होते हैं, 15 डेज़ भी होते हैं, आप 15 दिन समझ के चलिए। और जो इन्वेस्टिगेशन का मियाद होती है पीसीआर के पीरियड के बाद, तो आम तौर पे वो होती हैं 60 दिन या 90 दिन। आम जो सेक्शंस लगे होते हैं, जैसे इस मामले में है, अगर पनिशमेंट ऐसा ऑफेंस जिसमें आप मतलब आपके ऊपर जो ऐसा सेक्शंस लगाया गया है जिसमें पनिशमेंट अप टू 10 ईयर है, 10 साल तक, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड होता है वो 60 दिन होता है। 10 साल से ऊपर का मतलब जो पीरियड वाले मतलब पनिशमेंट होते हैं उसमें 90 दिन का होता है। जैसा मर्डर है 307 है, आम जुबान में हम समझने के लिए, तो ये 90 डेज़ होता है। लेकिन कुछ हमारे पास जो स्पेशल लॉज हैं, जैसा यूएपी है, उसके साथ महाराष्ट्र में हम जैसा डील करते हैं मकोका है, जब ये सेक्शंस लगते हैं तो ये पीसीआर की जो मुद्दत है 15 दिन की वो 30 दिन होती है, और इन्वेस्टिगेशन की जो मियाद है तो वो 90 दिन से होती है वो 180 दिन। तो ये स्पेशल लॉज में होती है। लेकिन मैंने इस मामले में देखा है कि ऐसा कोई भी स्पेशल एक्ट का सेक्शन इसमें नहीं लगा हुआ है, ख़ास करके यूएपी है। जब वो नहीं लगा है तो ये 180 दिन वाली बात कहाँ से आई है मेरे को नहीं समझ आया। क्योंकि अपनी तरफ से लोगों ने अपनी तरफ से मतलब होता यह है कि आमतौर पे इस किस्म के मैटर जिसमें एटीएस इन्वेस्टिगेशन करती हैं, तो आमतौर पे ये लोगों को लगता है कि इसमें यूएपी लगा दिया गया होगा। यूएपी लगा दिया, इसका मतलब वो मियाद बढ़ के 180 दिन हो गई है, पीसीआर 15 दिन से 30 दिन हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो है कोई भी ऐसा सेक्शन मुझे नहीं लगा जिसकी उसकी म्याद 180 दिन की होती है, क्योंकि इसके अंदर 121A भी लगा है, तो उसमें भी पनिशमेंट जो है लाइफ है या अप टू 10 ईयर्स है। तो उसकी भी मुद्दत जो है वही 15 दिन होगी और इन्वेस्टिगेशन की मियाद जो है 90 डेज होगी। तो ये 180 वाला सेक्शन इसमें कहीं मुझे लगा नहीं है। तो अभी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मौलाना को ये 180 वाली जो बात है वो लागू नहीं होगी। हाँ, लेकिन लोग इसमें तशवीश में है कि मतलब अभी 180 दिन तक कुछ नहीं हो सकता, मतलब सरेंडर हो गए एक एतबार से सभी लोग की, मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस ताल्लुक से नहीं, जो ऐसा बातें कुछ चल रही हैं। बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन जानें कि 4 अक्टूबर तक मौलाना का पीसीआर है। 4 अक्टूबर को मौलाना का पीसीआर ख़त्म हो जाए और उनको जुडिशल कस्टडी में अगर डाल दिया जाए तो क़ानूनी एतबार से ज़मानत लगाई जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो 180 दिन वाली जो बात है ना, फिर मैं इसको और क्लियर कर दूँ आपको कि यूएपीए एमसीओसी जब लगता है तो वहाँ पर 180 दिन इसलिए बोलते हैं कि यूएपीए के अंदर बेल में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जजेस पर। आम अगर 302 में अगर आप किसी मैटर में अरेस्ट हैं तो ये मतलब डिस्क्रेशन बोलते हैं, जब मतलब इसकी अपनी एक जज को दिया हुआ एक पावर होता है कि वो उसके अंदर इस्तेमाल करें। लेकिन जिस मामलात में यूएपीए वगैरह लगता है वहाँ पर उनके मतलब जो उनकी जो उनके जो पावर्स है वो कट कर दिए गए हैं बेल के। सीआरपीसी ने उनको जो पावर्स दिया गया है वहाँ कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, और वो चार्जशीट फाइल होती है 180 डेज में, तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ हम समझ सकते हैं। खास करके ये मामलात में ये किन मामलात में होता है? दहशतगर्दी से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड मामलात में यूएपीए लगता है। यूएपीए लगने की वजह से वो मियाद 180 दिन हो जाती है। इसलिए सारी फैमिलीज़ को एडवोकेट्स वगैरह ये बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट आप रुके, बेल तो आपको मिलनी नहीं है, चार्जशीट के बाद ही अगर आपको बिल मिल जाए तो आपकी किस्मत, तो चार्जशीट से पहले कहाँ मिलेगी। लेकिन ये मामले के अंदर ऐसा नहीं है। और दूसरा मैं अब इसको और मेरी जो अपनी मालूमात है, इस मामले में मौलाना उमर वगैरह पे चार्जशीट ऑलरेडी फाइल है। अच्छा, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और कुछ आरोपियों की बेल भी लगी हुई है जो सुनवाई के लिए भी उनकी तारीख लगी हुई है। उसके अंदर एक कोई महाराष्ट्र से एक लड़का है इरफान, उसकी भी बेल एप्लीकेशन वहाँ लगी है जो पेंडिंग है। तो जाहिर सी बात है कि जो मेन चार्जशीट है वो ऑलरेडी फाइल है मौलाना उमर साहब की। तो मुझे अपने तौर पे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये मौलाना पे चार्जशीट फाइल करने के लिए एटीएस वाले ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करनी है मौलाना के रोल के हद तक। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ें बढ़ेगी इंशाअल्लाह। तो मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन बात है कि मतलब 180 दिन ये नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि 180 दिन वाला अभी कोई मामला है। एक दूसरा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जैसा मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा फॉरेन फंडिंग मौलाना को आती थी, तो इस ताल्लुक़ से थोड़ा सा बताएं। मतलब देखिए, जो मौलाना उमर का केस है, जो उसमें ये सारी चीज़ें हैं फंडिंग्स वगैरह के लिए कि बाहर फॉरेन फंडिंग्स उनको आती थी। और मौलाना पे भी ये मतलब जो इल्ज़ाम लगाया है प्रेस ब्रीफिंग में कि मौलाना को भी जो फॉरेन फंडिंग आती थी, लेकिन आपको यकीन जानें कि ऐसा कोई सेक्शन उसमें नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो। इसमें ईडी इन्वॉल्व नहीं है अभी तक, इसमें फेरा नहीं लगाए हैं। इल्ज़ामात तो बहरहाल है, लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कुछ नहीं है। इवन आप जो रिमांड ऑर्डर मैंने पढ़ा हूँ मौलाना का, तो उसके अंदर ना वो जज ने कुछ बात की है, ना प्रोसिक्यूशन ने उस मामले में बात की है कि मौलाना का जो पीसीआर हमको चाहिए ये फॉरेन फंडिंग से, जो फॉरेन फंडिंग की बात है इससे रिलेटेड है। बल्कि बुनियादी तौर पे मौलाना को जो पीसीआर दिया गया वो ये है कि मौलाना का जो मोबाइल जब्त किया गया, मौलाना एटीएस का कहना है कि मौलाना के पास से 7 सिम कार्ड निकले हैं। अच्छा। जो भारत के हैं और भारत के बाहर फॉरेन के भी उसके अंदर मतलब मौलाना के पास वो सिम कार्ड्स थे। तो ये सिम कार्ड्स मौलाना के पास क्यों है, इसका इस्तेमाल किया है, ये हमको पता करना है। तो बुनियादी तौर पे ये पीसीआर के मतलब देने की वजह है मौलाना की। तो उसमें फॉरेन फंडिंग का कहीं बहुत ज़्यादा मतलब है ही नहीं है। तो ये चल रहा है। लेकिन मुझे और दूसरा मैं समझता हूँ कि मौलाना जब इतने ज़िम्मेदार किस्म के आदमी हैं और एक ज़माने से इसमें काम में है, मौलाना के बारे में तो काफ़ी ये है कि मौलाना मतलब शख्सी उनकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी जो कई ज़माने से काम करता है, एनजीओज़ चलाते हैं, फॉरेन फंडिंग्स आती भी होगी, कोई गैर कानूनी नहीं है। फॉरेन फंडिंग आना कोई गलत नहीं है। गलत कब है? जब आप कुछ चीज़ छुपाते हो, टैक्सेस नहीं देते हो, गवर्नमेंट से छुपाते हो, तो भी ठीक है, गलत है। अदरवाइज दुनिया भर के एनजीओज़ है, दुनिया भर के पैसे आते हैं। अगर आप हिसाब किताब में सही है तो आपको कौन क्या करेगा। तो मैं समझता हूँ मौलाना उसके अंदर कहीं पकड़े जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है इंशाल्लाह। ये भी चलता है कि जैसा भी जो हमारा महामारी का, कोरोना महामारी का एक ज़माना गुजरा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब फ़ॉरेन से इमदाद मिली हुकूमत को। अगर फंडिंग का मामला है फ़ॉरेन का, तो फिर ये भी मामला उसके साथ जुड़ सकता है। ये जब गवर्नमेंट सतह पे होता है ना, ये मामला बड़ा मुख्तलिफ होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है
तो इसका हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट का हिसाब कौन देगा? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फ़र्क हो जाता है। बहरहाल अब इसमें रिहाई के क्या इम्कानात हैं मौलाना? देखिए मौलाना, इसके अंदर जो सेक्शंस लगे हुए हैं तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मुझे लगता है इसके अंदर बेल हो जाना चाहिए मौलाना की। जिस तरीके से इल्ज़ामात है कि अगर देखिए ना, आप मज़हब तब्दीली के बारे में काम करते हो, जैसा कि ये कोई गलत काम नहीं है। आर्टिकल 25 हमको इसकी इजाज़त देता है कि आप जिस मज़हब को चाहे वो मज़हब को अपनाएं, जिस मज़हब की पैरवी करना चाहे पैरवी करें, उसको प्रोपगेट करें, उसकी तबलीग करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना के मैटर के अंदर ये कोई इल्ज़ाम नहीं है कोई हाँ के ये कह रहा है कि इन्होंने मुझे फोर्सफुली बनाया है, इन्होंने मुझे पैसा दिया है, इन्होंने लालच दी है, गन पॉइंट पे मेरे को बोला है कि कलमा पढ़। ऐसे इल्ज़ाम तो मौलाना पे है नहीं, और एक ज़माने से मौलाना करते आ रहे हैं, और वो अपने अमाल से करते हैं, मतलब अपनी तालीम, मतलब अखलाक से करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है प्राइमा फेसी बादुन नज़र जिसको हम कहते हैं, ये साबित होए वैसी है नहीं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके अंदर मौलाना को बेल भी होगी और आगे चल के बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह अज़ीज़। अब इस ताल्लुक़ से जैसा अब आम लोगों को, आवाम को और कौम के लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अब ये मसला है ना, अब एक क़ानूनी लड़ाई है और एक लड़ाई है रोड की। जी, क़ानूनी लड़ाई तो मौलाना लड़ेंगे इंशाल्लाह, कई NGOs है वो लोग आएंगे। बस इसके अंदर मैं इतना जोड़ना चाहूँगा कि भाई क़ानूनी लड़ाई कानून के तौर पे अच्छे से लड़ी जाए। जो हमारे अच्छे एडवोकेट्स हो सकते हैं उनकी सर्विसेज ले, जो, और ज़रूरी नहीं है कि मौलाना के लिए कोई मुस्लिम एडवोकेट्स ही आए। जी जी हम अगर हमको लगता है कि हमारे से कोई अच्छा एक्सपर्ट बंदा है तो सारे की सर्विसेज लेनी चाहिए वो, और जो अच्छे एडवोकेट्स हैं उनको उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि जो काम कर रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो लोग भी अच्छे हैं। जितना मौलाना की मतलब पर्सनैलिटी है उस हिसाब से, शख्सियत के हिसाब से काम करने चाहिए, और ये एक पहलू हो गया और वो करेंगे। दूसरा मौलाना कैसा है कि मौलाना पे अरेस्ट करना ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जी जी, मौलाना पे हाथ डालना ये ऐसा इतना आसान काम नहीं है, ये पूरे कौम पे हाथ डालना जैसा हो जाएगा। पहले मौलाना उमर पे हुआ है, उसके बाद अब कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पर हुआ है। तो ये टेस्टिंग है, जी जी, ये टेस्टिंग है हमारी, ये टेस्टिंग है आम आवाम की कि आप क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग। जी जी, अब आपने देखा कि पिछले दिनों में असद साहब के घर पर हमला हुआ। जी, हमला होने के बाद ये हुआ कि अब पार्टी की जितनी भी मतलब उनके लोग हैं हैदराबाद, मतलब तेलंगाना, हैदराबाद, उसके बाद महाराष्ट्र में है, और छुट अलग अलग इलाकों के अंदर पार्टी बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही हमला हुआ उसके दूसरे दिन अपनी हैसियत के हिसाब से पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और एहतजाज किया। तो भाई जब एक आलिम दीन को इस तरीके से हमला किया जा रहा, तो माजरत के साथ हमारे बाकी उलमा कहाँ हैं? सही है, जिस मदारिस के अंदर हम लोग हक बोलना सिखाते हैं, जी जी, हक की तालीम सिखाते हैं, तो वो हक बोलने का वक्त आएगा कब? सही है, अब नहीं तो कब आएगा? जो हक के साथ नहीं खड़े हो सकते तो फिर तालीम क्या फ़ायदा? बात कड़वी है, लेकिन बात कड़वी है, मैं इसलिए माजरत चाहा, जी। और शायद लोगों को बुरा लगे कि एक वकील ये बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। हाँ, इसीलिए कि भाई, और मैं ये भड़का नहीं रहा हूँ भाई, आप कानूनी दायरों में रह के, कॉन्स्टिट्यूशनली आप जो है संविधान के दायरे में रह के अपनी बात रखे ना, बाहर आए। जब तक आप जो है नाक नहीं दबाते, मुंह नहीं खुलता है। मैंने मिसाल इसीलिए दी, असद साहब के फॉलोअर्स रास्ते पे आते हैं तो मेरे मौलाना के फॉलोअर्स कहाँ जाते हैं? सही है, मैं पर्टिकुलरली बांटना नहीं चाहता हूँ कि ये मौलाना के फॉलोअर्स हैं, लेकिन भाई आए ना, सारी इख्तिलाफात को मिटा के हमारी जो बड़ी, मैं गुजारिश करूँगा, मैं जानता हूँ कि मतलब मौलाना का जो चैनल है इसको बहुत ज़्यादा उलमा इकराम देखते हैं और बड़ी सतह पे देखा जाता। मैं मतलब आपसे गुजारिश करूँगा आपके चैनल के ज़रिए मौलाना कि इसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। अब जमीयत, दोनों जमीयत, जमात इस्लामी और हमारी मिल्ली तंजीमें, इन लोगों को आना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, हम शहरियत के मामले में हम लोग रास्तों पर आए, शहरियत के मामले में हम रास्तों पर आए, शाहीन बाग बनाए। अब ये मसला शरीयत का और उल्मा इकराम का है, तो मैं गुजारिश करता हूं कि कलीम बाग बनाए जाए। जब तक हम कलीम बाग नहीं बनाएंगे, अगला नंबर फिर हो सकता मौलाना जिया का हो, उसके बाद खिजर पटेल का हो, कोई सेफ नहीं है। सही है। तो जितने हमारे को कानून ने, भारत के कानून ने जो अधिकार दिए हैं उसके दायरों में रह के हमको इस मामले को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा।
और करना चाहिए। ख़ास करके हमारे उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह वास्ते प्लीज़ आप सामने आइए। कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह, ज़िंदगी, हयात, जेल, ये सब अल्लाह ताला ने लिख दिया। ये मुझे आप लोगों को या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ इस मामले को इस तरह से ना लेके मौलाना उमर गए हैं, फिर हमने इससे पहले जाकिर नाइक गए हैं, अब मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी गए हैं। ये हमारे बुनियादों पे हमला है। ये मजबूत मतलब जैसा भी मरकज़ के ताल्लुक़ से मौलाना साद साहब को भी बहुत ज़बरदस्त निशाना बनाया गया है। एक के बाद दीगरे जो है तो मुसलमानों के जिनको हम कायदीन बोलते हैं, रहबर बोलते हैं, बड़े उलमा काबिर बोलते हैं, उन पर जो है तो अब हमले आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए हैं। अब गुज़िश्ता कल जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो सरकारी जो घर है दिल्ली में, उस पर भी शरपसंदों ने हमला किया। तो उसके हमले के बाद जैसे आपने बहुत अहम बात बताई कि जैसा एक पार्टी है वो उनके फ़िरक़ा परस्तों के सामने या अपोजिशन के सामने बज़ाहिर छोटी है, लेकिन सारे लोग जो है तो रोड पर आकर एहतजाज दर्ज कराएं। और आज मौलाना को गिरफ़्तार हुए मेरे ख़्याल से 3 दिन हो गए, गालिबन चौथा दिन है, लेकिन अभी तक अपने जो क्या कहेंगे दीनी बिरादरी जो है, उलमा बिरादरी में से ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं है। और ये एक तल्ख़ बात है कि मतलब किसी ने कहा मुझसे, मैं शेयर कर रहा हूँ कि भाई सिर्फ़ पेटिशन डालना है, मतलब केस लड़ना ही एक काम नहीं है, सिर्फ एक प्रेस नोट लेकर के उसकी मजम्मत करना ही एक काम नहीं है। अमली तौर पर हमको मैदान में या रोड पर आना ही पड़ेगा एहतजाज के लिए। और इसके लिए वकील साहब ने बहुत ज़बरदस्त गुजारिश की है। ये बहुत अहम है, इस पर गौर करने की बात है। हालांकि ये एक बहुत कड़वी बात है, लेकिन इसको कबूल करना पड़ेगा। अब ये वक्त नहीं है मसलहत पसंदी और हिकमत पसंदी का। अब ये इस मामले को जो है तो एक आखिरी सवाल है कि इस मामले को यूपी जो इलेक्शन है उससे भी जो है तो जोड़ा जा रहा है, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, इसको जोड़ा जा रहा है। आप इसको यूँ समझिएगा मौलाना कि मौलाना पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 5 लाख लोगों को कन्वर्ट किया है। अब ज़ाहिर सी बात है, चले मान लें कि ये सही बात है कि 5 लाख लोगों को मौलाना ने किया है, तो अब ये 5 लाख लोगों को कन्वर्ट करने के लिए टाइम हो लगा होगा ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। अब यूँ समझिएगा कि 2014 से पहले जो है सरकारें थी वो मुस्लिम नवाज थी, मौलाना नवाज थी। उन्होंने इग्नोर कर दिया, मौलाना को नहीं देखा कि मौलाना क्या कर रहे हैं। लेकिन 2014 से अब तक 7 साल, 7.5 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को, जो राष्ट्रवादी सरकार है, ठीक है, वो मुस्लिम अपीसमेंट की बात नहीं करती है। योगी गवर्नमेंट को अब 4.5 साल के करीब होने आ गए हैं। तो फिर 7.5 साल के अरसे में अगर मौलाना कन्वर्जन पे कन्वर्जन कराते जा रहे हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? इनकी इंटेलिजेंस की एजेंसीज क्या कर रही है? ATS क्या कर रही है? किस बात का इंतजार था भाई? सारे महकमों पे सवाल है। फिर क्यों आप क्या कर रहे थे? चले ना, हम लोगों ने मतलब इनको छोड़ दिया, समाजवादी को माफ, BSP को माफ, कांग्रेस को माफ, UPA गवर्नमेंट को माफ, लेकिन आपकी बीजेपी गवर्नमेंट दोनों जगह है ना भाई, स्टेट में भी आप है और सेंट्रल में भी आप है। तो फिर आपकी एजेंसीज क्या कर रही है? मौलाना कन्वर्ट करा रहे हैं लोगों को, तो और वो भी 7.5 साल आपको लग जाते हैं, गवर्नमेंट को 5 साल लग जाते हैं। तो ये 5 साल, 7.5 साल आपके मौलाना की कोई इलीगल एक्टिविटीज़ आपको नहीं दिखती हैं। और सडनली फिर इलेक्शन के करीब अगर आप मौलाना को अरेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पॉलिटिकल एंगल है इसमें। इसमें अभी इसलिए भी जोड़ा जा रहा है कि असद साहब के भी घर पर हमला हुआ, तो ये दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर भी जो है तो पेश किया जा रहा है। ये सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि ना तुम्हारे सियासी रहनुमा सेफ है, ना तुम्हारे मजहबी इमाम। क्योंकि देखिए ना, लोगों को असद साहब के पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है कि आज की घड़ी में इंडिया में सबसे बड़े लीडर असद साहब हैं मुसलमानों के। कोई माने ना माने, आपको मानना ही है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको मानना है। चले मीडिया है, आप देखें कि आज अल्लाह ताला उनका जो ग्राफ ले जा रहा है, अल्लाह उनको अच्छा रखे, मज़ीद उनकी हिफाजत करे। तो आज वो तो मुसलमानों के एक बड़े लीडर है। तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि इंडिया के अंदर दिल्ली में जो सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है, जहाँ से पार्लियामेंट करीब है, जहाँ से PM हाउस करीब है, जो 24 घंटे जो है निगरानी में रहता है, वहाँ जाकर भी हम हमला कर सकते हैं दिन के वक्त में। मतलब तुम्हारे बड़े लोग भी सेफ नहीं हैं, तो तुम कौन? ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये गलत फहमियाँ लोग निकालना बंद कर दें
कि आप जो है असद साहब के पर हमला करेंगे, मौलाना को उठाएंगे और ये सोचेंगे कि हम लोग डर जाएंगे, तो कभी नहीं होने वाला। हम लोग वो हैं जो बड़े बड़े फ़िरौनों को, नमरूद को दफन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी सर्वाइव करेंगे। किसी को नर्वस नाराज़ होने वाली बात नहीं है। ठीक है, हालात बिल्कुल ख़राब, जैसा कहेंगे कि ठीक है नर्वस वाले हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा आपके व्यूअर्स से कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो है अपने नेक बंदों को आजमाते रहता है। और हो सकता है कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की जो दावत की ज़रूरत है वो जेल में ज़्यादा हो, जहाँ वो रहेंगे दाई है, जहाँ दाई जहाँ जाएगा वो अपना काम करते रहेगा। तो ना मौलाना को इसमें नर्वस होने की ज़रूरत है, ना उनके फॉलोअर्स को नर्वस होने की ज़रूरत है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सुन्नत यूसुफ़ी है कि भाई हम लोग इसके अंदर जाए और मौलाना जहाँ जाएंगे वहाँ दीन का काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें डरने और घबराने वाली बात नहीं है, ना हम डरेंगे ना घबराएंगे इंशाअल्लाह। एक उलमा बिरादरी में ये भी बेचैनी है, ये मेरा आखिरी इजाफी सवाल है कि जैसा भी दारुल देवबंद के इलाके में जो है तो ATS का दफ्तर खोल दिया गया है, इसी तरह भी बातें ये भी मौसूल हो रही है कि नदवा को भी निशाना बनाया जा सकता है। लखनऊ में भी जो मदरसे के जो है तो आसपास में ATS के दफातर और दीगर जो दीनी इदारे हैं, ख़ासकर जो मुस्लिम हैं, तो उनको जो है तो टारगेट बनाकर उन इलाक़ों में जो है तो ATS के ऐसे दफातर खोलकर क्या बताना चाह रही है? जैसे नहीं, देखिए आप इसका पस मंज़र समझिए। जब देवबंद के अंदर ATS ऑफिस खोला गया तो वो क्यों खोला गया? जैसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आए हैं जी और ये बोला गया कि इनके जो रूट्स हैं, ये जो तालिबान हैं, इनके जो रूट्स हैं वो देवबंद से जुड़े हैं, कि मतलब ये मदरसे के बच्चे हैं इसलिए इनको तालिबान कहा जाता है। और अब यूपी गवर्नमेंट की अपनी एक वो है, मतलब डर है, सोच है कि मतलब जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर स्टूडेंट तालिबान होते हैं, उसी तरीके से देवबंद के अंदर भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो वो भी यही हो गए। तो इनकी कहीं ना कहीं ये जो है क्या बोलेंगे, कम अखली है कि यहाँ के बच्चों को भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए। अफ़गानिस्तान और भारत के हालात में बड़ा फ़र्क है, यहाँ और वहाँ के मामलात बड़े फ़र्क है। उनके अपने अपनी वो प्रायरिटीज़ है, अपनी अपने हालात है, वो अपने अपने हालात से वहाँ बने हैं। यहाँ पर ऐसी कोई हालात नहीं है, लेकिन इनको बताना है कि नहीं, असल में ये चाहते हैं कि मुसलमानों को इस तरह से बदनाम करके मेजॉरिटी का वोट ले, क्योंकि इनके पास उन्होंने जो वादे करके गवर्नमेंट्स में आए हैं वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो अब इनको वोट चाहिए। वोट लोगों को ना, ये अफीम है जो चटा दी जाती है मुसलमानों के नाम पर। मुस्लिम अफीम, हाँ, मुस्लिम अफीम पे। वरना आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये तवाज़ुन होता है कि जो अक्सरियत होती है वो जहाँ जिस मुल्क की अक्सरियत होती है वो अक़लियत पे हावी होती है और अक़लियत को अक्सरियत से डराया जाता है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ अक़लियत से अक्सरियत को डराया जाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। एक बनाया है कि मुसलमान आएंगे तो ये होगा, मुसलमान वो आएगा तो होगा। कल को ये तालिबान नहीं बनना इसलिए हमने यहाँ पे ATS की चौकियाँ बना दी है। तो ये बस जो अक्सरियत वाला तबका है उनको खुश करना है और उनके ओट बटोरने का काम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये, नदवा हो के देवबंद हो, जब कोई इलीगल एक्ट करते नहीं हैं तो डरने का इसके बाप से हैं, डरना किससे है? बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह इस मौजू पर कोई अहम बात भी रहेगी तो फिर आपको ज़हमत देंगे। चलिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एडवोकेट साहब ने बहुत अहम बातें और बहुत कीमती बातें बताई है कि मैं ये समझता हूँ कि शायद ही ये कोई बताएगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि एडवोकेट खिज़र पटेल साहब ने जो बातें बताई है उसको संजीदगी से सुने, बार बार सुने, और जो ये वीडियो है इस पैगाम को पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अब आपकी है। चलिए अब इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा और भी दूसरे लाजवाब नायाब नुस्खे अभी ऑर्डर करें। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक और यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद।
पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई। क्या आप फार्मा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं? कम इन्वेस्टमेंट्स में खुद का काम शुरू करें। हम आपको कम लागत में बेहतरीन प्रोडक्ट्स देंगे। फ्रेंचाइजी ले मोनोपोली राइट्स के साथ। डॉक्टर हजरात के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें। पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पे तैयार है हम। समझे न कोई गाफिल, तो इस मुल्क के पहरेदार है हम।